Hello, good morning and welcome to all my champions. Today I have brought for you the fourth part of idioms and phrases. आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपका ये चौथा पार्ट होगा। किसका? तो idioms और phrases का। आपको 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो उसको आप देखे होंगे और नोट कॉपी एक जरूर बनाइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात का आग्रह आपसे करते आया हूं और करता रहूंगा कि यदि इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश मस्ती 9798 को, और उसके बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग लेके आ रहे हैं और सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो होगा क्या होगा, तो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और अभी तो इडियम्स फ्रेजेस चल रहे हैं, फिर वोकैबुलरी भी चलेंगे और फिर ग्रामर पोर्शन भी पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग निपटाते चलेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका अ हिमालयन ब्लंडर। अ हिमालयन ब्लंडर का मतलब होगा, इसका मतलब होगा अ सीरियस मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल जिसको बोलते हैं अ सीरियस मिस्टेक, या फिर इसको बोल सकते हैं कि एरर, बहुत बड़ी भूल बोल सकते हैं या बहुत बड़ी गलती जिसको हम बोलते हैं। अन्य तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका हिमालयन ब्लंडर। नेक्स्ट आइए अ थिक स्किन्ड पर्सन। इसका मतलब क्या होगा भाई? अ थिक स्किन्ड पर्सन का मतलब, इसका मतलब होगा कि सेमलेस पर्सन, वैसा व्यक्ति को बोलेंगे अ थिक स्किन पर्सन जिसमें लज्जा शर्म नाम का चीज ना हो। जिसको अगर एक लहजे में हम बोले तो जिसको बोलते हैं आप और हम बेशर्म, वही कहलाता है थिक स्किन पर्सन। और इसका मीनिंग क्या होगा? तो सेमलेस पर्सन। अगर हम इसको एक वर्ड में बोले तो ये होगा इमोडेस्ट होगा, और इसी को बोलते हैं भाई इम्प्यूडेंट होगा, इम्प्यूडेंट, या फिर एक वर्ड और है वो चिकी। ये सारी का सारा वर्ड आप लिखिएगा। क्यों लिखना है? क्योंकि आपको सिनोनिम में भी ये काम दे देगा। जहां पर हमारे पास स्पेस बचेगा तो जो रिमेनिंग जो पार्ट होगा, जो भाग होगा, उसमें अगर हमको बचेगा जगह, स्पेस बचेगा, तो उसमें हम आपको सिनोनिम भी लिखते चलेंगे। और एक प्रॉपर नोट कॉपी तो आपको बनाना ही बनाना है। ये बहुत आपका बेनिफिशियल होगा और फ्रूटफुल साबित होगा। नेक्स्ट चलिए ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होगा भाई क्या? तो एवरीथिंग होगा, सभी चीजें, या ऑल द पीपल यानी सभी लोग। क्या होगा इसका हिंदी ऑल एंड सन्ड्री का? तो आप कहेंगे कि ये होगा एवरीथिंग या ऑल द पीपल, जिसको बोलते हैं सभी चीज या सभी लोग। इसका मतलब तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब। नेक्स्ट है भाई एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि बहुत अच्छी स्थिति में होना, अच्छी कंडीशन में होना। तो हम बोलेंगे अच्छी अवस्था में होना। इसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश क्या जाएगा मीनिंग भाई? तो कहिएगा कि द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी वेल, बहुत अच्छी स्थिति में होना, बहुत अच्छी अवस्था में होना। किसका मतलब? तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है ना। आगे चलते हैं, सारी बात आपको समझ में आ रहा होगा। एट अ लॉस। एट अ लॉस कहने का मतलब होगा भाई क्या होगा? एट अ लॉस कहने का मतलब, तो इसका मतलब होता है ना कि कंफ्यूज है ना, जिसको बोलते हैं आप पजल, जिसको बोलते हैं आप डायलेमा, अनेबल टू डिसाइड, इन्हें आप कंफ्यूज हैं, पता ही ना चले कि क्या करना है नहीं करना है ना। इट इज नॉट क्लियर व्हाट टू डू और नॉट, नहीं पता ही नहीं चले क्या करे कि नहीं करे, कैसे हम क्या करें, ये आप कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों का 70% लोगों का ये अवस्था में लोग रहते हैं, एट अ लॉस
में, जिसको बोलते हैं कंफ्यूज, या फिर बोल सकते हैं या भाई पाजल, क्या पाजल है ना, या फिर बोलेंगे हम इसको क्या, एक वर्ड अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड, हम ऐसा बोलेंगे एट अ लॉस का मतलब कि जिसमें पता ही नहीं चले कि क्या हमको करना है और नहीं करना है, एकदम कंफ्यूज रहना, पजल रहना, डायलेमा में रहना, डाउटफुल रहना और विजिलेंट नहीं रहना, नॉट विजिलेंट इसमें। और यही अगर इडियम्स का अगर एक और सम सिनोनिम ले तो एक बात और याद आ गया, एट सी का भी मतलब वही होता है, एट अ लॉस। क्या होता है एट सी का मतलब भी भाई तो वही होता है, कंफ्यूज होगा, पजल्ड होगा और अनेबल टू डिसाइड होगा, डाउटफुल होगा, डूबियस होगा, नोट वॉचफुल होगा, नोट विजिलेंट होगा, मतलब आपको पता ही नहीं चले कि क्या करना है और नहीं करना है। आगे आइए नेक्स्ट, एट सिक्सेज एंड सेवंस। एट सिक्सेज एंड सेवंस का मतलब होगा कि एट सिक्सेज एंड सेवंस का मतलब आप इसको बोलेंगे कि इन अ स्टेट ऑफ, ऐसा बोलिए, एट सिक्सेज एंड सेवन का मतलब बोलो, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या डिसऑर्डर। कैसा अवस्था में होना, तो कंफ्यूजन वाला अवस्था में होना, डिसऑर्डर में होना, तितर बितर में होना, इसी को बोलते हैं क्या, एट सिक्सेज एंड सेवंस। नेक्स्ट आइए, ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होगा कंप्लीटली, पूरी तरीका से कोई भी चीज क्या हो, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा गुरु, तो कहिएगा कंप्लीटली, है ना, पूर्ण रूप से, पूरी तरीका से। अगर हम इसको सिनोनिम चले तो इसका मतलब कल थर्ड पार्ट में हमने बताया है क्या, कि नेक एंड क्रॉप भी होगा भाई। क्या होगा दोस्त, तो आप कहिएगा कि नेक एंड क्रॉप, नेक एंड क्रॉप होगा, नेक एंड क्रॉप होगा। और इसका एक और अगर चले तो रूट एंड ब्रांच भी होता है, रूट एंड ब्रांच, इसका मतलब भी होगा भाई क्या, कंप्लीटली, पूरी तरीका से, पूरी तरह से, कंप्लीट वे में। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब होगा कि कोई भी काम करना, कोई भी क्रिया करना किस वे में, तो गलत तरीके से करना। अब अगर आप कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रियाकलाप, हम हो या आप हो, अगर गलत तरीका से करते हैं तो वो साकार साबित नहीं होता बल्कि सफलता हाथ लगता है। तो वही ये बोलता है कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका क्या मीनिंग होगा, तो हम बोलेंगे कि डू लास्ट थिंग्स, टू लास्ट थिंग एट फर्स्ट, यानी जो काम आपको पहले करना चाहिए था उसको आप लास्ट में किए, नहीं तो वही चीज होता है, यानी गलत तरीके से करना। या फिर इसको हम बोल सकते हैं टू डू समथिंग, एस टी ए से समझ जाइएगा ना, टू डू समथिंग इन रॉन्ग वे, इन रॉन्ग वे, कोई भी चीज को गलत तरीके से करना, वही कहलाता है पुटिंग द कार्ट या पुट द कार्ट, क्या पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब। नेक्स्ट आइए, रूल टू रोस्ट। रूल टू रोस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब रूल टू रोस्ट का मतलब आप कहेंगे क्या होगा, इसका मतलब होगा इसका मतलब होगा टू डोमिनेट, जिसको बोलते हैं क्या, टू डोमिनेट, टू डोमिनेट यानी डोमिनेट करना, शासन करना, या इसको और अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या, टू मेक ऑल द डिसीजंस, यानी हम वैसा को बोलेंगे रूल टू रोस्ट का मतलब कि कोई भी अगर एक्शन करता हो तो वो सारा का सारा डिसीजन खुद लेता हो, सारा का सारा डिसीजन वो खुद लेता हो,
टू डोमिनेट, शासन करता हो। डोमिनेट करने का मतलब रूल करना, शासन करना, शासित होना, वही कहलाता है क्या? रूल टू रूस्ट। हिंदी भी बोलते जा रहे भाई, आप लिखते चलिएगा। नेक्स्ट आइए, शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि किसी भी चीज से छुटकारा पा लेना। क्या करना? छुटकारा पा लेना, छुटकारा पा लेना, छोड़ देना। तो आइए यहां पर हम देखते हैं इसका मतलब क्या। इसका मतलब होता है टू फॉरगेट, भूलने का सेंस में भी जाता है टू फॉरगेट, या फिर टू गेट रीड ऑफ। इसका भी मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा पा लेना, मुक्ति पा लेना। और यहां होता है टू वार्ड ऑफ, इसका भी मतलब क्या? तो छुटकारा पा लेना और मुक्ति पा लेना। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, अगर गेट रीड के साथ, याद रखिएगा ये बात, ये वाला वर्ड क्या, ये गेट रीड के साथ मेरे भाई सिंगल वाला ऑफ होगा, सिंगल वाला एफ आएगा, ओ एफ। क्या बोले? ओ एफ। लेकिन अगर वार्ड के साथ लगाइएगा, WARD के साथ, तो उसके साथ डबल वाला एफ जाएगा। क्या जाएगा? डबल वाला एफ। आपको एग्जामिनर आपको वार्ड के साथ सिंगल वाला ऑफ एफ लगा के देगा, तो उसको वो वहां पर एरर है ना। लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे कि वार्ड के साथ डबल एफ आएगा और गेट रीड के साथ जो ऑफ आता है वो सिंगल एफ वाला आएगा। तो ये बात भी आप अपने माइंड में क्या कर लीजिएगा? क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट है आपका स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा भाई, कोई इसमें झाल झपेट नहीं, कोई झोल झाल नहीं, एकदम साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, स्पीक एंड स्पैन हो, है ना। तो वही बोलते हैं नीट एंड क्लीन। जैसे बोले कि योर राइटिंग इज स्पीक एंड स्पेन, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स क्या कि आपका जो राइटिंग है वो साफ सुथरा है। नेक्स्ट आइए भाई, है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा कि टू फेस डिफिकल्टी, to face a difficulty, to face a difficulty, क्या? to face a difficulty fiercely या courageously। इसका मतलब होगा कि दिक्कत परेशानी को, कठिनाइयों को बहुत ही साहसी से उसको सामना करना, फेस करना, मुकाबला करना, है ना। इसका मतलब, तो इसका मतलब, किसका मतलब? टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब क्या होगा भाई? तो किसी भी परेशानी से, किसी भी दिक्कत से, किसी भी सफरिंग से, किसी भी हार्डशिप से, किसी भी कैलामिटी से क्या करना? तो बहुत ही साहसी पूर्वक उसको क्या करना? उससे क्या करना? तो सामना करना, मुकाबला करना। किसका मतलब? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब। आगे आइए, नेक्स्ट आइएगा भाई, द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट, इसका करने का मतलब होगा कि साधारण आदमी, मामूली इंसान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एन ऑर्डिनरी मैन, साधारण आदमी, मामूली आदमी, हम जैसे, हम और आप जैसे इंसान, हम लोग जैसे सिंपल इंसान है, वैसे ही को बोलते हैं कि अ मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा, पिछला पार्ट में आप देखिएगा, तो इसका एक वर्ड और हमने लिखवाया था। क्या लिखवाया था भाई? तो आप कहिएगा कि अ मैन ऑफ अस्ट्रा, अ मैन ऑफ अस्ट्रा, है ना। तो सब आप इसीलिए हम देखिए, इसीलिए हम नोट कॉपी बनाने के लिए कहते हैं कि वर्ड जो है ना, ये रिपीटेड तो है ही, ये तो आएगा ही आएगा। तो आपका जो है ना कि और वर्ड आपका नोटबुक में बढ़ता चला जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेजेज हो, वोकेबलरी हो, तो आप उसको क्या होगा ना
कि जब नोट कॉपी आप बनाइएगा उसको लिख लिख के जब याद कीजिएगा 2-3 बार, तो एक वक्त आपको ऐसा आ जाएगा कि आपको वहां पर 4 ऑप्शन रहेगा ना, 4 ऑप्शन, तो चारों को आप पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। वो वाला क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को आप पोस्टमार्टम कर दीजिएगा और एक ऑप्शन को आप छाट लीजिएगा, चारों वर्ड आपको पता रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं यही है नोट कॉपी बनाने का ब्यूटी, यही है ग्लोरी उसका, यही है सुंदरता उसका नोट कॉपी का। इसीलिए हम बार बार कहते हैं हर एक वीडियो में कि आप नोट कॉपी बनाइए, अब बहुत आपका फ्रूटफुल होगा और मैं आपको वादा करता हूं कि जरूर आपका भला होगा। आगे आइए भाई, आगे देखिएगा, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहने का मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा कि द सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहने का मतलब, इसका मतलब होगा कि हाँ ऐसा लिखिए, आ रिलायबल या ऑनेस्ट पर्सन। क्या होगा? रिलायबल या ऑनेस्ट पर्सन, इसका मतलब होगा भरोसेमंद व्यक्ति, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वैसे पर्सन को बोलते हैं क्या? तो रिलायबल पर्सन या फिर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। उसको अगर इडियम में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। और इसका मतलब क्या होगा? रिलायबल पर्सन या ऑनेस्ट पर्सन, जिसको बोलते हैं आप क्या? तो सिंसियर पर्सन, जो बेचारा ईमानदार हो, जिसको आप बोलते हैं, और क्या? ओपन माइंडेड, फ्रैंक जिसको बोलते हैं, तो फेयर एंड फ्रैंक है, एकदम बेचारा सच्चा है, ईमानदार है ना, उसी को बोलते हैं क्या? कि द सॉल्ट ऑफ द अर्थ इडियम में। और इसका मीनिंग क्या होगा? तो आप कहेंगे कि रिलायबल या ऑनेस्ट पर्सन, वैसा व्यक्ति को बोलेंगे जो भरोसेमंद हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो, भरोसे के लायक हो, दैट इज कॉल्ड द अर्थ ऑफ द सॉल्ट। हम हिंदी भी बोलते जा रहे हैं, हिंदी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो आप हिंदी को बोल रहे हैं 2 बार 3 बार, तो आप लिखिएगा, आप जरूर लिखिएगा भाई। नेक्स्ट है बाबू, टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक का मतलब होगा क्या? तो इसका मतलब होगा, इसको बोलते हैं क्या? सरप्राइज होना, स्तब्ध हो जाना, शॉक्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना, है ना, स्टार्टल्ड हो जाना, जिसको बोलते हैं आश्चर्यचकित होना। इसको मतलब क्या होगा? टू बी टेकन अबैक, तो हम बोलेंगे कि सरप्राइज, सरप्राइज होगा या अमेज्ड होगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टल्ड। हाँ, टू बी लगा देना, टू बी सरप्राइज या अमेज्ड या फिर स्टार्टल्ड, क्या हो जाना? तो स्तब्ध हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, हाँ यही चीज, शॉक्ड हो जाना। और हम देखते हैं, आइए आप देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ग्रुप। तो आइए एक बार रिवीजन देखिएगा। हमने बोला आ हिमालयन ब्लंडर, हमने क्या बोला? आ हिमालयन ब्लंडर, इसका मतलब होगा अ सीरियस मिस्टेक या एरर, इसका मतलब होगा बहुत भारी गलती या बहुत बड़ी भूल या फिर गलती, इसका मतलब आ हिमालयन ब्लंडर का मतलब। नेक्स्ट है क्या दोस्त? तो नेक्स्ट है आपका अ थिक स्किन्ड पर्सन। अ थिक स्किन्ड पर्सन का मतलब होगा असेमलेस पर्सन। असेमलेस पर्सन, वैसा व्यक्ति को बोलते हैं अ थिक स्किन्ड पर्सन, जो जिसमें लज्जा नाम की चीज नहीं हो, लज्जाहीन हो, जिसको बोलते हैं बेशर्म है। इसको अगर सिनोनिम अगर हम अगर इंग्लिश में बोले तो क्या? तो इसका मतलब होगा इम्प्यूडेंट होगा, इमोडेस्ट होगा, और हमने क्या लिखा? इम्प्यूडेंट, इमोडेस्ट और फिर चीकी, ये सब का मतलब होता है बेशर्म। नेक्स्ट चलिए भाई, आप कहिए ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होगा एवरीथिंग या ऑल द पीपल, सभी चीजें या सभी लोग, इसका मतलब ऑल एंड सन्ड्री का मतलब। नेक्स्ट आइए, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होगा द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छी अवस्था में होना, बहुत अच्छी कंडीशन में होना, बहुत अच्छी हालात में होना, दैट इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट है भाई, एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होगा कि पजल्ड, कंफ्यूज, अनेबल टू डिसाइड, मतलब आप क्या हो? तो आप कंफ्यूज हो, पता ही नहीं चला कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्लियर ना हो, नोन नहीं हो, पता ना चले
कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसको अगर हम इडियम्स फ्रेजेज में ही अगर हम सिनोनिम दे तो इसका मतलब होगा एट सी का मतलब भी वही चीज होता है एट अ लॉस। और एट अ लॉस का मतलब क्या या एट सी का मतलब क्या, तो कंफ्यूज, पजल, अनेबल टू डिसाइड, मतलब निर्णय नहीं कर पाना कि हम और आप वही स्थिति में होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, यही कहलाता है भाई। नेक्स्ट आइएगा एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 का मतलब इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसका मतलब होता है कि वैसी अवस्था में होना जो कंफ्यूजन में हो, है ना, जो डायलेमा में हो, जो पजल्ड हो, मतलब इसमें भी पता नहीं चलना कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ऐसा ही 30 बरस पार हो जाता है। नेक्स्ट आइए ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे ना कि इसका मतलब होगा कंप्लीटली, यानी पूर्ण रूप से, कोई भी चीज पूर्ण रूप से। इसको अगर हम बोले नेक एंड क्रॉप का मतलब भी होगा कंप्लीटली, पूरी तरीका से। रूट एंड ब्रांच का मतलब भी वही चीज होगा, कौन सा चीज, तो कहिएगा कंप्लीटली, यानी पूरी तरीका से। नेक्स्ट आइए पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। क्या बोले, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होगा दोस्त कि डू लास्ट थिंग्स एट फर्स्ट, यानी जो काम लास्ट में करना था उसको आप पहले करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा, ये काम गलत हो जाएगा, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगा। यानी गलत तरीके से कोई काम करना तो उसमें सफलता हाथ नहीं लगता है। नेक्स्ट आइएगा ये फिर बाबू रूल टू रोस्ट, वही तो है रूल टू रोस्ट। इसका मतलब होगा इसका मतलब क्या होगा, रूल टू रोस्ट का मतलब, तो आप कहेंगे टू डोमिनेट, टू मेक ऑल द डिसीजंस, मतलब शासन करना, शासित करना, है ना, शासन करना, मानो टू मेक ऑल द डिसीजन। इसका कहने का मतलब क्या कि सारा निर्णय खुद लेना, अपने आप से लेना, वही कहलाता है क्या, रूल एंड रोस्ट। नेक्स्ट आइए शेक ऑफ। शेक ऑफ करने का मतलब होता है भूल जाना किसी चीज से, टू गेट रीड ऑफ या टू वार्ड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी भी चीज से मुक्ति पा लेना, किसी भी चीज से मुक्ति पा लेना, या फिर उसको क्या बोलते हैं, हाँ मुक्ति पा लेना, या फिर वो चीज से निजात पा लेना। वार्ड ऑफ का मतलब गेट रीड ऑफ का मतलब। नेक्स्ट आइए स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होगा, स्पैन का मतलब नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, उसमें कोई भी तरीका का दिक्कत परेशानी झोलझाल नहीं हो, दैट इज कॉल्ड स्पीक एंड स्पैन। नेक्स्ट आइए टेक द बुल बाय द हॉर्न। टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब होगा टू फेस डिफिकल्टी फियर्सली या करेजियसली। इसका मतलब होगा किसी भी परेशानी को, किसी भी दुख को, किसी भी संकट को क्या करना, तो सामना करना, साहसी पूर्वक उसको सामना करना, फेस करना, मुकाबला करना। नेक्स्ट आइए द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट करने का मतलब होगा एन ऑर्डिनरी मैन, एन ऑर्डिनरी पर्सन। वैसे पर्सन को बोलेंगे जो साधारण इंसान हो, जो मामूली इंसान हो, जैसे हम और आप क्या है, द मैन इन द स्ट्रीट है। इसका हमने बोले थे एक और पिछला क्लास में, क्या पिछला सेशन में, तो इसका मतलब होगा अ मैन ऑफ अस्ट्रा भी होगा तो वही चीज होगा, कौन सा चीज, द मैन इन द स्ट्रीट, एन ऑर्डिनरी मैन, एन कॉमन पर्सन, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए फिर है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होगा अ रिलायबल पर्सन, या फिर बोलते हैं अ ऑनेस्ट पर्सन, ओपन माइंडेड, फ्रैंक, सिंसियर, फेयर पर्सन। यानी वैसा पर्सन को बोलेंगे भाई जो भरोसेमंद हो, जो भरोसा के लायक हो, वही कहलाता है, वैसे पर्सन को बोलते हैं क्या, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आइए टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक का मतलब होगा टू बी शॉक्ड, टू बी अमेज, टू बी सरप्राइज, टू बी स्टार्टल्ड, सब का मतलब होगा आश्चर्य होना, स्तब्ध होना, ये सब का मतलब। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आपको मैंने जितना भी यहाँ लिखा आपको सारा बात क्लियर हुआ होगा। और आगे चलते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा क्या
कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता जाए और आपका एक सिंगल पैसा भी खर्चा ना हो और आप कंप्लीट तरीका से कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप सारी चीजों को आपके नोट कॉपी में हो और नोट कॉपी से आपके दिमाग में जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। देखिएगा अब है क्या, टू जंप ऑन द वैन वागन। टू जंप ऑन द वैंड वागन, इसका मतलब होगा वैंड वागन, इसका मतलब होगा टू टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। इसका मतलब होगा ना बाबू कि कोई भी नई चीज को, पॉपुलर लोकप्रिय चीज को क्या करना, तो फॉलो करना, फॉलो करना, उसको मानना, उसको कॉपी करना, उसको अडॉप्ट करना, अपनाना, वही कहलाता है क्या, टू जंप ऑन द वैन वागन। इसका है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होगा टू टू चेंज, यानी अपने बिहेवियर को बदल लेना बेहतर करने के लिए, वही कहलाता है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। क्या बोले, टू टर्न, टू टर्न है टू चेंज, टू चेंज वंस बिहेवियर, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, यानी अपना बिहेवियर, अपना चरित्र को, अपना व्यवहार को चेंज कर लेना बेहतर करने के लिए। किसके करने के लिए, तो बेहतर करने के लिए। अगला है चाइना इन बुल शॉप। क्या बोले कि अबुल इन चाइना शॉप, अबुल इन चाइना शॉप का मतलब होगा, इसका मतलब होगा एन एक्सट्रीमली अकवर्ड, बहुत ही अटपटा, बहुत ही अजीब, बेढंगा, जिसको बोलते हैं अकवर्ड, कलमजी। क्या बोले, अबुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब होगा एन एक्सट्रीमली अकवर्ड या कलमजी, जिसको बोलता है बहुत ही अजीब, अजीबोगरीब, अटपटा, बेतुका, बेढंगा टाइप के चीज, वही होता है क्या, अ चाइना इन बुल शॉप। आगे चलिए नेक्स्ट, अ चाइल्ड प्ले, अ चाइल्ड प्ले, इसका मतलब होगा कि क्या, समथिंग समथिंग दैट इज वेरी सिंपल। क्या बोले भाई, तो समथिंग दैट इज वेरी सिंपल है ना, वैसा कोई चीज जो बहुत आसान हो। जैसे आप बोलते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है ना, तो वही होता है अ चाइल्ड्स प्ले, यानी बच्चों का खेल करने का मतलब कि वो उतना भी आसान नहीं है कि इसको कोई भी काम कर सकता है या कोई भी चीज कर सकता है, वही कहलाता है अ चाइल्ड्स प्ले। फिर है क्या, अ लाफिंग स्टॉक, अ लाफिंग स्टॉक कहने का मतलब होगा, अ लाफिंग स्टॉक, इसका कहने का मतलब होगा क्या, तो इसका मतलब होगा an object of laughter, an object of laughter, लाफ्टर, ये लाफ्टर नॉन बन गया। क्या बोले, लाफिंग स्ट्रोक करने, लाफिंग स्ट्रोक करने का मतलब कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, वैसा कोई चीज जो हंसने का पात्र हो, वैसा ऑब्जेक्ट जो हंसने का पात्र हो, जो हंसने का एक माध्यम बने, मीडियम बने, वही को बोलते हैं क्या भाई, तो लाफिंग स्टॉक। अ लाइव वायर, क्या बोलेंगे, इसको लिव नहीं पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे, लाइव। क्या भाई, तो कहिएगा लाइव, वह है अलाइव वायर। इसका मतलब होगा कि अलाइव वायर कहने का मतलब कि एक्टिव, एक्टिव जिसको आप बोलते हैं, एक्टिव बोलिए या लाइवली बोलिए, जीवंत, एकदम पूरी लाइवली के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप कैसे कोई काम में भिड़ते हैं, तो वही कहलाता है क्या, अलाइव वायर, जिसको बोलते हैं एक्टिव या लाइवली, नॉट पैसिव। नेक्स्ट आइए, अमेयर नेस्ट, अमेयर नेस्ट का कहने का मतलब होगा, अमेयर नेस्ट कहने का मतलब, तो इसका मतलब होगा, अमेयर नेस्ट कहने का मतलब कि आ डिफिकल्ट सिचुएशन, लाइव वायर हो गया अमेयर नेस्ट, क्या, आ डिफिकल्ट डिफिकल्ट
सिचुएशन, है ना। क्या तो डिफिकल्ट सिचुएशन बोले तो डिफिकल्ट यानी कठिन स्थिति में होना, संकट में होना, जिसको आप बोलते हैं एक और इन ट्रबल। क्या भाई? इन ट्रबल। अगर एक और लिखना चाहें तो ऐसा लिख दीजिए इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर। स्पेस रहता तो एक और है, इसका इडियम से और क्या है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। उसका मतलब ही मुश्किल घड़ी में होना, संकट में होना, दिक्कत परेशानी में होना। नेक्स्ट आइए, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका कहने का मतलब होगा, अ पेनी फॉर योर थॉट्स का कहने का मतलब कि इसका मतलब होगा अ वे ऑफ आस्किंग, अ वे ऑफ आस्किंग, आस्किंग व्हाट someone is thinking। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो पूछने का तरीका को बोलते हैं क्या, तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स। क्या भाई? इसका मतलब अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। क्या बोले कि वैसा पूछने का तरीका, एक पूछने का तरीका होता है जो क्या, जो कोई दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये पूछने के तरीका के ये पूछने के लहजा को ही बोलते हैं क्या, कि अ पेनी फॉर योर थॉट्स। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या भाई, ऑल थम्स। ऑल थम्स का क्या मतलब होगा, तो आप कहेंगे ना कि ऑल थम्स का मतलब होगा कि कलामजी। क्या होगा? इसका मतलब होगा कलामजी या फिजिकली, कलामजी या फिजिकली। इसका मतलब क्या बोले भाई, कि कलामजी या फिजिकली अकवार्ड। क्या बोले? कलमजी या फिजिकली अकवार्ड। इसका मतलब होगा, इसका मतलब ही होगा क्या, कि शारीरिक रूप से क्या, तो जिसको बोलते हैं बेढंगा, अटपटा, अटपटा होना, फिजिकली शारीरिक तौर पर, उसी को बोलते हैं क्या, ऑल थम्स। आगे आइए, ऑफ एंड ऑन। इको देखिएगा भाई कि ऑफ एंड ऑन भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है। इसका मतलब होगा ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन कहने का मतलब कि हाँ, इसका मतलब क्या, ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब होगा ओकेजनली, ओकेजनली, जिसको बोलते हैं कभी कभार, यदा कदा, जिसको आप बोलते हैं रेयरली, शायद ही, वैसा चीज को बोलेंगे रेयरली, है ना। जो यदा कदा दिखाई पड़ता हो, यदा कदा कोई भी एक संघटित होता हो, वही कहलाता है क्या, ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन। ये हमें रिवीजन करते चल रहे हैं, तो फिर से रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और इसे थोड़ा सा अभी दिक्कत परेशानी है। आ गई नेक्स्ट। अच्छा, इसको बोलते हैं, इसी से एक और याद आया क्या, कि वंस इन अ ब्लू मून। इसका भी मतलब वही होता है दोस्त, यदा कदा, कभी कभार। एक और वर्ड याद आया क्या, कि नाउ एंड देन। क्या दोस्त? नाउ एंड देन। इसका भी मतलब होता है यदा कदा, शायद ही, ओकेजनली। अब ऐसा अर्थ मत निकालिएगा भाई कि नाउ एंड देन, नाउ मतलब अब या अभी, और देन मतलब तब या उस समय, ऐसा नहीं निकालिएगा। इसका मतलब ही होता है नाउ एंड देन, इन प्रेजेंट और पास्ट को मिलाकर एक इडियम्स बनाया गया है, और इसका मतलब होगा ओकेजनली, अर्थात रेयरली, अर्थात हार्डली, अर्थात स्कार्सली, यानी शायद ही, वंस इन अ ब्लू मून, है ना। और बोले, अगर हम बोले तो इसका मतलब क्या भाई, ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ, ये दोनों हो सकता है। तो सारी बात को मेंशन हमने करते चल रहे हैं। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का होगा ना भाई, इसका मतलब होगा टू रिजेंबल, टू रिजेंबल। इसका मतलब होता है एक जैसा, ये सिमिलर का सेंस देता है। इसका सेंस देगा सिमिलर का, है ना। क्या देगा भाई, तो कहिएगा ये सिमिलर का सेंस देगा। आइडेंटिकल का सेंस देगा गुरु, एक जैसा का। कोई भी समरूपता को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? समरूपता को रिप्रेजेंट करेगा। एक जैसा का सेंस देगा।
अच्छा, और मैं जरा सा आपको और बता दूं कि अगर सिमिलर और आइडेंटिकल में अगर फिक्स प्रीपोजिशन में आ जाए भाई, तो ये दोनों जो फिक्स इसका प्रीपोजिशन है वो टू लेगा। लेकिन आपको एग्जामिनर अगर ये जान गए ना, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। आपको रिजेंबल के साथ भी टू लगा के प्रीपोजिशन देगा, तो आप वहां पर एरर मानिएगा। क्यों एरर मानिएगा? आप कहिएगा कि अभी तो आप बोले कि सिमिलर और आइडेंटिकल के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा और वो भी फिक्स प्रीपोजिशन है। तो हाँ भाई, हमने कहा, लेकिन रिजेंबल एक ऐसा वर्ब है जो कोई भी प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए आपको एग्जामिनर रिजेंबल के साथ टू लगा के देगा। तो आप उसको क्या मानिएगा? तो एरर मानिएगा। आइए फिर है भाई टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट कहने का मतलब होता है कि टू कम टू ब्रिंग टू लाइट, टू कम टू लाइट। इसका मतलब क्या? ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर हिडन है या सीक्रेट है या अननोन है या गुम है, तो उसको प्रकाश में लाना है ना, उसको दुनिया के सामने एक्सपोज करना, रिवील करना, वही कहलाता है क्या? टू ब्रिंग टू लाइट। इसको क्या हम एक और बोल देंगे? टू रिवील द सीक्रेट। अगर कोई भी चीज गोपनीय है, छुपा हुआ है, गुम है, तो उसको दुनिया के सामने रिवील करना, प्रकाश में लाना, हेडलाइन में लाना, वही कहलाता है क्या? ब्रिंग टू लाइट। आ गया ये भाई? सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपसे एक आग्रह फिर से मेरा रहेगा क्या, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इंग्लिश मस्ती 9798 को आपका चैनल ये है, और आप क्या कीजिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप खुद देखिए ना भाई, हम क्या यह ठगने की बात कर रहे हैं? आपको ये देखिए, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम आपको दे रहे हैं, तो अगर आप नोट कॉपी बनाइएगा तो हम 110% कह सकते हैं कि आपका भला होगा। आपका भला निश्चित तौर पर होगा। कंडीशन क्या है? तो 2-3 कंडीशन फॉलो करना है। क्या पहला कंडीशन ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश मस्ती 9798 को, और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और प्रत्येक वीडियो जाए तो उसको, ये सेकेंड कंडीशन, उसको आप देखिए अच्छे से, केयरफुली, अटेंटिवली, और अच्छे से एक प्रॉपर नोट बनाइए, और प्रॉपर नोट बना के उसको शाम या सुबह 1 से 2 बार खाली इसको आप लिख दीजिए। तीसरा बार में ये खुद कहेगा क्या मत लिखो, अब हम आपका हो गए, ये खुद कहेगा भाई। लेकिन अगर आप चाहिएगा पीडीएफ, कोई खिस्सा कहानी से अगर हम इसको याद कर लें तो इम्पॉसिबल है। कॉपी पर आप लिख लीजिए, ऐसे नहीं होता, मेहनत आपको करना पड़ेगा। खुद देखिए ना कि हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड से, पीडीएफ से इतनी सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर भी एक ग्रुप डी का एग्जाम निकालना मुश्किल हो गया है। और पहले के जमाना के लोग कि देखिए, ये क्या चौक से पढ़ के कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो कोई कहीं है, तो कोई कहीं अच्छे अच्छे लेवल पर है। तो इसीलिए उनका एक मंत्र था। क्या मंत्र था भाई? कि क्या, कि नोट कॉपी बनाना है, प्रॉपर नोट बनाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो उसको रिवीजन शाम और सुबह करना है, दिन में 1-2 बार, और फिर देखिए हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। आप कहिएगा आपको कैसे हुआ? तो मेरा भी, हमने भी ये तरीका को अपनाया भाई, तब ये हो गया मेरा। और ये चीज हम आपको भी देना चाह रहे हैं, हम दे दिए हैं। जो मेरा बात फॉलो कर लिए वो चीज आपका हो जाएगा। आप उम्मीद रखिए और भरोसा हम पर रखिए। थोड़ा आगे आइए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी मेरे बात को आप मानिएगा, फॉलो कीजिएगा, और चैनल को तनी सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक एक के हो जाएगा, तो हम आपके सामने 4-4 घंटा लाइव आएंगे और एक एक टॉपिक को एक दिन में उड़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप कीजिएगा ऐसा। आगे आइएगा। ए भाई, टू मिस द बोट या बस, इसका मतलब होगा टू मिस द बोट या बस, इसका मतलब होगा ना भाई कि टू मिस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होगा अवसर को गवा देना। जो आपको अवसर मिला था, जो आपको चांस मिला था, उसको आप गवा दिए, तो यही कहलाता है टू मिस द बोट या बस। आगे आइए दोस्त, नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स कहने का मतलब होगा कि अ मैन ऑफ लेटर्स हम वैसे पर्सन को बोलेंगे जो विद्वान हो, जो लिटरेसी हो, साक्षात्कार हो, तो हम क्या बोलेंगे? एरुडिशन।
क्या गुरु कहिएगा? एरुडिशन। स्कॉलर, SCHOLAR, इसको बोलते हैं क्या? विद्वान, जिसको बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है भाई एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है, अब जानते हैं इसको भी, इसका मतलब होगा ऑनेस्ट। वैसा बोलेंगे एबव बोर्ड वैसे पर्सन को जो बेचारा ईमानदार हो, जो फ्रैंक हो। क्या हो? जो फ्रैंक हो, जो सिंसियर हो। क्या हो बाबू? सिंसियर हो। जो व्यक्ति क्या हो? और क्या? फ्रैंक हो गया, ओपन माइंडेड हो। क्या भाई? तो कहिएगा ओपन माइंडेड हो। ओपन माइंडेड हम वैसे पर्सन को बोलते हैं जो माइंड में है, जो दिल में है, वो सब आपके सामने, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो मुंह पर बोल देगा। वैसे पर्सन को बोलते हैं क्या? ओपन माइंडेड। जैसा कि हम भी वैसा ही है, ओपन माइंडेड। ये तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको ये समझ में आया होगा और आप नोट कॉपी बनाए होंगे। तो हम इसको फिर से रिवीजन नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग जा रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मैंने जितने भी बातें बोला है आप उसको फॉलो कीजिएगा, और फॉलो कीजिएगा तो आपका भला ही होगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।